हेलो फ्रेंड्स, आज अमेंडमेंट की क्लास नंबर 3 है। तीसरी क्लास है। लास्ट के 2 क्लास में हमने पीजीबीपी तक कंप्लीट कर लिया था। आज अमेंडमेंट डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट ईयर 2021 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कर लिया था पीजीबीपी तक, आपको याद होगा। पीजीबीपी कंप्लीट कर लिया था। फिर से बता देता हूँ, जैसा कि हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में हम कर रहे थे, जो भी अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल अगर सबके लिए है तो वो सबके लिए अप्लीकेबल है, और अगर वो अमेंडमेंट अप्लीकेबल सिर्फ इंटरमीडिएट के फाइनल के स्टूडेंट के लिए है और इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, तो वो मैं मेंशन साथ साथ करता जाता हूँ। इसी पैटर्न पे आज भी हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। कैपिटल गेन में पहली अमेंडमेंट सेक्शन 47 में है। आपको 47 एक बार याद दिला दूं। सेक्शन 47 कहता था कि कुछ ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं आएगा। सेक्शन 47 क्या कहता है? सर्टेन ट्रांजैक्शंस, पहले 47 थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ। सेक्शन 47 कैपिटल गेन, सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस नो कैपिटल गेन इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड। इसमें एक क्लॉज था, क्लॉज नंबर 7AB। इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। ज़रा देखिएगा, ये क्लॉज कहता है एडीआर ये एप्लीकेबल है फाइनल लेवल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये फाइनल लेवल के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला अमेंडमेंट। कैपिटल गेन में बाकी अमेंडमेंट्स भी हैं, बट ये अमेंडमेंट सिर्फ फाइनल के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को इंटरनेशनल टैक्सेशन, फॉरेन टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन कोर्स में कवर नहीं किया गया है। इसलिए उनको इस जगह पर अमेंडमेंट्स ध्यान नहीं रखना है। सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, समझा तो उनको भी दूंगा। एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये कुछ बॉन्ड्स हैं जो विदेश में इशू किए जाते हैं। ये शेयर जैसे होते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट शेयर, और इसमें फ़र्क ये है कि शेयर में आपको पार्टिसिपेशन, वोटिंग पावर मिलता है, बट एडीआर जीडीआर में नहीं मिलता। ये इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया आईपीओ के थ्रू आउटसाइड इंडिया इशू किए जाते हैं। ये बॉन्ड्स हैं, एफसीसीबी, एफसीईबी और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये भी बॉन्ड है, ये सब विदेश में इशू होते हैं। इनके डेरिवेटिव्स, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेंशन किया है अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी, जो फ्यूचर में कभी सरकार नोटिफाई करेगी। ये सारे सिक्योरिटीज़, ये सारी सिक्योरिटीज़ अगर एक एनआर ने इंडिया में आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बेचा। अभी तक क्या था कि ये वाली चीज़ मेंशन थी, ये पहले भी था, अभी भी है, और लिखा है 47 के क्लॉज में लिखा होता था कि अगर एनआर ने एनआर को आउटसाइड इंडिया बेचा तो कैपिटल गेन माफ है। वो मेंशन आज भी है, वो क्लॉज आज भी है कि ये वाली चीज़ें एनआर को आउटसाइड इंडिया बेचे तो कैपिटल गेन माफ है। लेकिन अब अमेंडमेंट ये आया कि ये सारी चीज़ें प्लस डेरिवेटिव्स, इनके फ्यूचर, इनके कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इन फ्यूचर नोटिफाइड करेगी, ये सब अगर एनआर ने इंडिया में भी बेचा तो कैपिटल गेन माफ है। लेकिन इंडिया में बेचने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, उन्हें इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के एरिया में लोकेटेड है, वहां बेचना होगा। और दूसरी शर्त, इसमें कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। दूसरी शर्त, इस एनआर को कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरे हो जाते हैं तो ये कैपिटल गेन एनआर के लिए माफ हो जाएगा। फाइनल लेवल का है, इंटरमीडिएट के बच्चे ना पढ़ें। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 50CA। 50CA, ये अगला अमेंडमेंट है 50CA। यहां भी जो सेक्शन तो दोनों के लिए है, सेक्शन तो इंटरमीडिएट के बच्चे भी पढ़ते हैं, फाइनल के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो मैं नहीं समझता कि इंटरमीडिएट के बच्चों से पूछा जाएगा, फाइनल के लिए होना चाहिए। छोटा सा अमेंडमेंट, सेक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं जरा ब्रीफिंग कर रहा हूं, सुनिएगा। सेक्शन 50CA कहता है अनकोटेड शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो कोटेड नहीं है, अनकोटेड शेयर्स अगर मार्केट वैल्यू के नीचे बेचा जाए, अनकोटेड शेयर्स वो होते हैं जो लिस्टेड नहीं होते, बट और वो भी होते हैं जो लिस्टेड होते हैं बट ट्रेड नहीं होते।
जो लिस्टेड होते हैं और ट्रेड नहीं होते वो भी अनकोटेड में आएंगे, और जो लिस्टेड ही नहीं है वो तो अनकोटेड है ही। अनकोटेड शेयर्स अगर मार्केट के बिलो प्राइस पर बेचा जाए, मार्केट के बिलो प्राइस पे बेचा जाए, तो कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू ली जाती है। सेल कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू ली जाती है। यह है सेक्शन 50 CA, अप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, फॉर फाइनल स्टूडेंट, बोथ। ठीक, अब इसमें अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ क्लास ऑफ पर्सन को, कुछ व्यक्तियों को, व्यक्ति की कैटेगरी को इस सेक्शन से मुक्त कर दिया। इसका मतलब वो अनकोटेड शेयर्स मार्केट के बिलो प्राइस पर बेच सकते हैं और उनके लिए ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन होंगे लोग? उनके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है कि नॉट अप्लीकेबल फॉर प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पर्सन। और वो प्रेस्क्राइब्ड सरकार कैसे करेगी? रूल रेगुलेशन से, नोटिफिकेशन से सरकार प्रेस्क्राइब करेगी। हमें सिर्फ ये समझना था, फाइनल के बच्चों को कह रहा हूं, कि कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पर्सन के लिए ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। इंटरमीडिएट का यहां भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन अप्लीकेबल फॉर बोथ, और इस बार मैं कहूंगा ज्यादा ध्यान देना है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को। फाइनल के स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारे और भी अमेंडमेंट है, एग्जामिनर पूछेगा, बट इंटरमीडिएट के लिए कैपिटल गेन में ये सेक्शन इस बार के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी, आने वाले 2-3 अटेम्प्ट के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 2-3 अटेम्प्ट सर? क्योंकि आज तक सेक्शन 54 में हिस्ट्री रहा है कि सेक्शन 54 में आप एक से ज्यादा मकान नहीं खरीद सकते या कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते। एक से ज्यादा खरीदो या कंस्ट्रक्ट कराओ, जो मर्जी आए करो, लेकिन एक ही मकान होना चाहिए। एक से ज्यादा आप एक्वायर नहीं कर सकते, हिस्ट्री है। और पहली दफा सरकार ने इसमें 2 रेजिडेंशियल हाउस इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए ये बहुत मेजर अमेंडमेंट माना जाएगा और एग्जाम में कई अटेम्प्ट तक पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 54 आप जानते हैं, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदना होता है। टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम, ये सब आपको पता है सेक्शन 54 का। एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया आप नहीं खरीद सकते या नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। एक मकान आपने खरीदा बस, या एक मकान कंस्ट्रक्ट किया बस। You can't construct or purchase more than one residential house to obtain exemption under section 54. अब इसमें अमेंडमेंट ये है कि अब आप 2 मकान, 2 रेजिडेंशियल हाउस बाई या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यानी 2 बाई कर सकते हो, या 1 बाई 1 कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या 2 कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यह आपकी मर्जी पर है। ठीक, लेकिन इसमें खास बात क्या है वो भी सुनिएगा। खास बात यह है कि LTCG की लिमिट है मैक्सिमम 2 करोड़, उससे ज्यादा एग्जम्पशन इस सेक्शन में आप नहीं ले पाओगे। 2 करोड़ से ज्यादा एग्जम्पशन आप नहीं ले पाओगे। 2 करोड़ से ज्यादा आपका कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 मकान का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपका LTCG 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 2 मकान का अगर आपने बेनिफिट एक ही वर्ष में ले लिया तो ये आपके लाइफ टाइम में एक बार ये अवसर था, वो अवसर लाइफ लाइन आपने यूज कर ली। अब आपके पास इसमें दोबारा ऑप्शन में नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि पूरे जिंदगी में एक SSC के, वैसे आप जानते हैं कि सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF ओनली। एक इंडिविजुअल या HUF के लिए SSC के लाइफ में एक बार वो 2 मकान का बेनिफिट ले सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, सेक्शन 54 तो वो हर साल ले सकता है, एवरी ईयर कोई मकान बेचे और कोई मकान खरीदे, कोई मकान बेचे कोई मकान खरीदे, अगर वो लॉन्ग टर्म है। अगर मकान लॉन्ग टर्म है तो आप एग्जम्पशन ले सकते हो। ठीक, लेकिन जो 2 मकान एक ही वर्ष में खरीद के एग्जम्पशन लेने की बात है, वो लाइफ में एक बार ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, और अगर आपके पास LTCG 2 करोड़ से ज्यादा है तो ये वाला बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। यहां क्वेश्चन एक चीज और डिस्कस करने जैसा है कि अगर आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा LTCG है तो क्या आप 2 करोड़ से ज्यादा LTCG को एक मकान खरीद के एग्जम्पशन ले सकते हो? आंसर है यस, आप एक मकान खरीद के एग्जम्पशन ले सकते हो, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी LTCG 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब यूज होना है जब आप 2 मकान वाला ऑप्शन ऑप्ट करोगे, और 2 मकान वाला ऑप्शन लाइफ में एक बार ही ऑप्ट कर सकते हो पूरी जिंदगी में। ठीक है बेटा, ये था एक सेक्शन 54 का जबरदस्त अमेंडमेंट जो आने की बहुत उम्मीद है। उम्मीद करता हूं आपने प्रैक्टिस किया होगा, जरूर से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
थ्योरी भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, तीनों चांसेस हैं। ठीक। 54 GB, 54 GB, 54 GB के बारे में आपको मैं बता दूं, फाइनल के बच्चे जरूर इसे देखें। इंटरमीडिएट में जो CS कर रहे हैं और CMA कर रहे हैं इनको देखना है, और जो CA कर रहे हैं उनके इंटरमीडिएट के लिए ये सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक। तो वो बच्चे जो CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, इंटरमीडिएट है, फाइनल है, दोनों, वो सुने, और जो CA फाइनल कर रहे हैं वो भी सुने। 54 GB, 54 GB में भी आपको पता होगा कि एक रेजिडेंशियल हाउस या प्लॉट आप बेच सकते हो, और बेचकर आपको एक कंपनी बनानी होती है। कंपनी बनाकर कंपनी से कहा जाता है कि आप प्लांट मशीनरी अक्वायर करो। आपको पता होगा कि 54 GB में, 54 GB में डबल इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब अगर मुझे 54 GB चाहिए तो मैं अपने रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल हाउस को बेचूंगा, कैपिटल गेन अराइज होगा, जो पैसे होंगे उस पैसे से पहले मैं कंपनी में निवेश करूंगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा। जिस ईयर में मैंने बेचा है ये रेजिडेंशियल प्लॉट और मकान, उसके ईयर के पहले अप्रैल से लेकर मैं AY के ड्यू डेट तक ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेरे पास जो पूंजी लगेगी कंपनी में, उसके अलावा बाकी लोग भी कंपनी में पूंजी लगाएंगे। मेरी उसमें होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए। मेरी होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए उस कंपनी में जो मैं बना रहा हूं, इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। कब इनकॉर्पोरेट करना होता है कंपनी, आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। जिस साल मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट किया, उस ईयर के 1 अप्रैल से लेकर उसके असेसमेंट ईयर के ड्यू डेट तक मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, जिसमें मेरी होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ये 50% वाली जो होल्डिंग की बात है, गवर्नमेंट ने इसे रिड्यूस करके 25 कर दिया। इसका मतलब 25% से कम मेरी होल्डिंग उस कंपनी में नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग भी उस कंपनी में आ सकते हैं अब के नियम के मुताबिक। कंपनी नहीं होनी चाहिए जो इनकॉर्पोरेट की गई हो जब कैपिटल गेन अराइज हुआ उसके ईयर के 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर के ड्यू डेट तक। ठीक। सेकंड, कंपनी बनाने के बाद फर्दर कंपनी को प्लांट मशीनरी खरीदनी होती है, तब जाकर मुझे एग्जम्पशन मिलता है। ये आप जानते हैं, कंपनी बनाने के बाद कंपनी फर्दर प्लांट मशीनरी खरीदेगी तब मुझे एग्जम्पशन मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 54 GB आपने पढ़ा होगा अपने अपने तरीके से। ठीक। और उसमें लॉक इन पीरियड भी होता है, 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ लॉक इन पीरियड थोड़ा सा टफ है, 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड है, बहुत बड़ा लॉक इन पीरियड है, 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष है। लेकिन अगर आपने प्लांट मशीनरी में कंप्यूटर खरीदा है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा है तो उसकी होल्डिंग सरकार ने, मतलब लॉक इन पीरियड सरकार ने इसके लिए 5 से कम करके 3 वर्ष कर दिया। तो ये 2 अमेंडमेंट है। एक, जो कंपनी में बनाता हूं पहले 50% से कम होल्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, अब सरकार कहती है 25 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लॉक इन पीरियड जो 5 साल का होता है, ना मैं अपनी कंपनी के शेयर्स 5 साल के पहले बेच सकता हूं, ना कंपनी प्लांट मशीनरी 5 साल तक बेच सकती है। वो अब सरकार ने रिड्यूस करके 3 साल कर दिया। लेकिन ये 3 साल लॉक इन पीरियड सबके लिए रिड्यूस नहीं हुआ। सिर्फ कंपनी जब कंप्यूटर खरीदे या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदे तो उसको 3 साल के अंदर नहीं बेचना है, ये कंडीशन है। 5 को 3 किया सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। क्लियर है जी? चलिए अब आते हैं IFOS के अमेंडमेंट में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमेंडमेंट 56 to 7B। पहले मैं ब्रीफ कर देता हूं। ब्रीफ करने में फायदा यह है कि हर स्टूडेंट के लिए यह बेनिफिशियल हो जाएगा। थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B कहता था, मतलब कहता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है किसी रेसिडेंट को, अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है किसी रेजिडेंट को और इशूड प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, शेयर प्रीमियम पर इशू होनी चाहिए, शेयर रेजिडेंट को इशू होनी चाहिए और इशूड प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। 3 कंडीशन। शेयर प्रीमियम पर इशू होना चाहिए, शेयर रेजिडेंट को इशू होना चाहिए और इशूड प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरे हो गए
तो मार्केट वैल्यू इशूड प्राइस के डिफरेंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू IFOS इन द हैंड ऑफ कंपनी। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो गई तो मार्केट वैल्यू और इशूड प्राइस का डिफरेंस, मतलब मार्केट वैल्यू माइनस इशूड प्राइस नहीं, इशूड प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से जितना ज्यादा पर आपने प्रीम इशू किया, जैसे मार्केट वैल्यू 80 रुपए और आपने इशू किया है उसे 100 रुपए में, तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा आपने लिया है नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कंपनी के लिए IFOS की इनकम मानी जाएगी। सरकार ये मानती है कि यहां पर ब्लैक मनी का रोटेशन हुआ है। या IFOS इसलिए कंपनी के लिए मानी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी मार्केट से ज्यादा प्राइस पर इशू कैसे कर सकती है, वो भी शेयर प्रीमियम। अगर मान लीजिए फेस वैल्यू का ही नीचे इशू हो रहा है बट मार्केट बहुत नीचे चला गया है, दैट इज ओके, बट प्रीमियम पर इशू कर रही है और फेस मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है। और कौन है वो व्यक्ति जो इसे खरीद भी रहा है? इसका मतलब कि कुछ दाल में काला है, पूरा दाल ही काला है, इसलिए ये IFOS माना जाएगा कंपनी के लिए। ये नियम था, ये नियम है। दैट इज अप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल बोथ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसमें जो अमेंडमेंट है वो क्या है? अमेंडमेंट ये है, अमेंडमेंट सिर्फ अप्लीकेबल है फाइनल के लेवल में, सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए इसमें अमेंडमेंट अप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर वो मेरे स्टूडेंट हैं जो रिसेंट जो बैच में किया है, क्योंकि मैंने इस अमेंडमेंट के लेक्चर को आपके जो हमने पेन ड्राइव सेल किया है उसके साथ इसको नहीं दिया है। रीज़न ये है क्योंकि ये अमेंडमेंट आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि आपने तो ये सब पढ़ रखा है रेगुलर क्लास में। तो आप कहीं से अमेंडमेंट मानकर कंफ्यूज मत हो जाना, आपने जो पढ़ा है वही तो है ये। बल्कि मैंने ये जो नोटिंग यहाँ पर आपको दिखाई है, ये नोटिंग भी मैंने रेगुलर क्लास की ही नोटिंग काट के यहाँ लगाई है। तो आप अपने रेगुलर क्लास के नोट्स के साथ इसको देख सकते हो, इसमें कोई अमेंडमेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो रिसेंट बैच के बच्चे हैं, हाँ पुराने बैच के बच्चे हैं, उनको ज़रूर अमेंड कर लेना चाहिए अपने नोट्स। चलो कंटिन्यू करता हूं। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B क्या कहता है वो मैंने बता दिया। प्राइवेट कंपनी के लिए IFOS माना जाता है। अब इसमें अमेंडमेंट यह है कि गवर्नमेंट कहती है कि कुछ कंडीशन अगर पूरे हो जाएं तो स्पेसिफाइड फंड यानी सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, स्पेसिफाइड फंड मतलब सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो चाहे तो मार्केट के ऊपर इशू कर सकती है, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी कौन? वो फंड जो इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया में, यानी इंडिया में ये फंड रजिस्टर्ड हुआ है, बनाया गया है, एंड रजिस्टर्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का सेबी से इनको अप्रूवल मिल गया है कि ये AIF है, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं AIF। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड हैं और इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, इनकॉर्पोरेट हुए हैं, तो इनको सरकार कहती है कि कुछ शर्तों को पूरा करो, और अगर तुम कुछ शर्तों को पूरा करते हो तो इस सेक्शन से तुमको मुक्त कर देंगे, इस सेक्शन से तुमको मुक्त कर देंगे, इस सेक्शन से तुमको मुक्त कर देंगे। ठीक है, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड फंड विद कंडीशन। ओके, अच्छा ऑल्सो मैंने वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये और भी चीजों में अप्लीकेबल नहीं है, जैसे वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, उसके लिए ये सेक्शन नहीं अप्लीकेबल होता, दैट इज ओके। बट अब सरकार ने कहा स्पेसिफाइड फंड के लिए भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा विद कंडीशन। ये तो हुआ अमेंडमेंट नंबर 1। इसी में दूसरा अमेंडमेंट ये है कि जो कंडीशन हम बता रहे हैं वो पूरी करने पड़ेंगे फ्यूचर में, और कंडीशन सरकार बताएगी, प्रेस्क्राइब करेगी नोटिफिकेशन के जरिए। अगर आपने वो कंडीशन पूरे नहीं किए फ्यूचर में, फेल्स टू कंप्लाई विद कंडीशन इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में आपने कंडीशन पूरे नहीं किए, तो जो मैंने इनकम छोड़ दी थी आपकी, इनकम क्या छोड़ी थी आपकी? इशूड प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर इशूड। आपने मार्केट से ऊपर इशू किया है, जैसे 100 रुपए में इशू किया आपने और 80 रुपए मार्केट वैल्यू है, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा इशू किया। मान लेते हैं 1 लाख शेयर इशू किया, तो 20 लाख रुपए की आपकी इनकम होनी चाहिए थी, अज्यूम्ड 20 लाख की इनकम होनी चाहिए थी। अब 20 लाख की इनकम हमने माफ कर दी आपको और कहा कि कंडीशन पूरे करिएगा, सिंस यू आर स्पेसिफाइड फंड रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज AIF कैटेगरी 1 कैटेगरी 2,
और कंडीशन भविष्य का आप पूरा कर रहे हो, इसलिए आप पर ये IFOS नहीं माना जाएगा 20 लाख का, दैट इज ओके। अब अगर फ्यूचर में आपने कंडीशन नहीं पूरे किए तो जो 20 लाख रुपए की इनकम हमने पहले छोड़ दी थी आपकी, वो आपकी इनकम तो मानी जाएगी, इनकम तो मानी जाएगी क्योंकि कंडीशन पूरे नहीं किए। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि ये इनकम अंडर रिपोर्टिंग मान ली जाएगी सेक्शन 270 कैपिटल ए। अब पेनल्टी के लिए भी तैयार रहिए। और फाइनल के स्टूडेंट 1 मिनट में समझ गए अंडर रिपोर्टिंग का मतलब और 270 ए का मतलब। ये पेनल्टी चैप्टर में आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो ये अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा, ये खास बात है इसमें। ठीक है बेटा, ओके। अब हम देख रहे हैं सेट ऑफ चैप्टर में अमेंडमेंट। हमने कैपिटल गेन कर लिया, PGBP कर लिया, अदर सोर्सेज कर लिया, 5 हेड्स के अमेंडमेंट्स कर लिए, डिडक्शंस के अमेंडमेंट कर लिए, टैक्स रेट के अमेंडमेंट्स कर लिए। अब हम ले रहे हैं सेट ऑफ के अमेंडमेंट्स। रेजिडेंशियल के अमेंडमेंट्स भी कर लिए, सेट ऑफ के अमेंडमेंट्स। सेट ऑफ में क्या अमेंडमेंट है सर? डिडक्शंस के किए क्या? डिडक्शंस के शायद मैंने आगे रखे हैं, नहीं डिडक्शंस के नहीं किए, सॉरी। सेट ऑफ में एक सिर्फ अमेंडमेंट है। वैसे तो सेक्शन 79 पिछले साल भी अमेंड हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस साल में सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट मैं समझाता हूँ, सेट ऑफ के अमेंडमेंट्स को समझिएगा। सेक्शन 79, अच्छा बता देता हूँ, ये अप्लीकेबल है CA इंटर को छोड़कर सभी के लिए अप्लीकेबल है। मतलब कि CMA इंटर के बच्चे के लिए भी, CA फाइनल के बच्चे के लिए भी, और CMA CS फाइनल के बच्चे के लिए भी, CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल को है, बट एप्लीकेबल सबके लिए है। सिर्फ CA इंटरमीडिएट में ये सेक्शन 4 साल पहले सरकार कह रहा हूँ, सॉरी, CA इंस्टीट्यूट ने 4 साल पहले इसे अपने कोर्स से हटा दिया था, जब उसको रीस्ट्रक्चर किया था कि इंटरमीडिएट में हम GST और DT जब इनकॉर्पोरेट किया तो इसको हटा दिया, इस सेक्शंस को। ठीक है, सेक्शन आप जानते हैं क्या है? सेक्शन 79 क्या कहता है? 79 सेक्शन कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है तो जिस ईयर का लॉस है उसके ईयर एंड की शेयर होल्डिंग, और जिस ईयर कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है उसके ईयर एंड की शेयर होल्डिंग में 51% और मोर कॉमन शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। 79 मैं ब्रीफ कर रहा हूं फिर से। अगर प्राइवेट कंपनी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, अगर प्राइवेट कंपनी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है तो जिस साल का लॉस है और जिस साल वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, दोनों ईयर के एंड में शेयर होल्डिंग 51% सेम होनी चाहिए। इसका मतलब कि परिवर्तन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 49%। 51% सेम है तो परिवर्तन कितना हुआ? 49 से ज्यादा परिवर्तन हुआ तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। मैंने ब्रैकेट में ये लिखा है, लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहां तो उसका एक्सेप्शन है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता अगर चेंजेस शेयर होल्डिंग में 49% से ज्यादा हो जाए। अब 79 सेक्शन में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहता है कि 49% से ज्यादा भी चेंज है, यानी कि 51% सेम नहीं है, तो भी हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रिलेटिव को आपने अगर गिफ्ट कर दिया शेयर तो उसे हम चेंज नहीं मानेंगे शेयर होल्डिंग का। किसी के डेथ में अगर शेयर ट्रांसफर हो गया तो चेंज नहीं मानेंगे शेयर होल्डिंग का। इस तरह से कुछ एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन में ये वाला हिस्सा पिछले साल अमेंड हुआ और इस साल फिर से ये वाला हिस्सा अमेंड करके आया, तो मैं दोनों को मर्ज करके इनकॉर्पोरेट करके एक साथ पढ़ाता हूं। चेंज इन शेयर होल्डिंग ड्यू टू रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल अंडर 242 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये पिछले साल का चेंज था, इस साल नहीं। इस साल वाला नीचे जो है वो आया। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि कंपनीज एक्ट के 242 सेक्शन में ये अधिकार है क्रेडिटर को और लोन जिन्होंने दिया है कंपनी को कि वो दरख्वास्त करे ट्रिब्यूनल को कि हमारे डेट के को रीस्ट्रक्चर किया जाए, हमारे डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाए, हमारे पैसे डूबने वाले हैं, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो बैंकक्रप्ट होने से पहले कंपनी का अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो तो कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए ट्रिब्यूनल अप्रूवल देकर रिजोल्यूशन प्लान बनाती है जिसमें शेयर होल्डिंग चेंज होता है। कुछ डेटर, कुछ क्रेडिटर, कुछ अनसिक्योर्ड लोन या लोन जो दिया है उनको भी शेयर्स अलॉट किया जाता है लोन के अगेंस्ट, डेट के अगेंस्ट। उससे शेयर होल्डिंग में कुछ परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन सेक्शन 79 के लिए परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
इसे चेंज नहीं मानेंगे, इसे हम सेम शेयर होल्डिंग मानेंगे। ये लास्ट ईयर का था। अब एक और चीज आया, सेक्शन 241 में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम अप्लाई कर रहे हैं इस कंपनी के लिए कि ये बैंकक्रप्ट कंपनी, बैंकरप्सी कोड में आ गया, ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है, आप इसके शेयर होल्डिंग में परिवर्तन करें और सरकार द्वारा बताया गया कोई व्यक्ति जो उसमें जाकर शामिल हो जाएगा। तो यहां देखिए नीचे मैंने लिखा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल जो ऊपर वर्ड यूज किया जा रहा है, उसमें क्या है कि यहां पर नए इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 241 सेक्शन की बात कर रहा हूं, रुकिए एक मिनट, 241 सेक्शन की बात कर रहा हूं, 241 सेक्शन। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देती है किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और कंपनी ट्रिब्यूनल क्या करती है, उसके ओल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर देती है, और न्यू डायरेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है उसको डायरेक्टर बना देती है, साथ में शेयर होल्डिंग भी देनी पड़ती है। इससे भी शेयर होल्डिंग चेंज हो जाता है। तो 79 के एक्सेप्शन के अंतर्गत इस शेयर होल्डिंग के परिवर्तन को भी परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ये वाला हिस्सा आपके लिए सिर्फ अमेंडेड है। ठीक है, आप इसे पॉज करके अपने नोट्स में इनबिल्ट कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। डिडक्शंस जो मैं करवाऊंगा नहीं, एक तरह से करवा ही दिया ये बोलकर, कैसे, क्योंकि डिडक्शंस के लिए मैंने जो टैक्स कैंप मैंने बनाया है, टैक्स कैंप, उसमें ये सारी चीजें, ये सारे अमेंडमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि 80C में क्या अमेंडमेंट आया, EEA में क्या अमेंडमेंट आया, EEB में क्या अमेंडमेंट आया, इवन इसके एग्जाम्पल भी कराए हैं, जिससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में उसे आप देख सकते हो, कुछ फिगर चेंज करके, कंसेप्ट तो वही होगा। दो चीजें यहां पर हम साथ में शामिल कर रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा जिसको हमने उसमें नहीं किया है, और एक ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में ये दोनों हिस्सा फाइनल लेवल के लिए है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इसको इग्नोर कर सकते हैं। CMA इंटरमीडिएट में ये कोर्स में दे रखा है, इसलिए देखना चाहें तो देखें, इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड 80I BA में अमेंडमेंट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड 80I BA में अमेंडमेंट है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल में आ जाएगा। चलिए, 80I BA में अमेंडमेंट है हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसे आप ढूंढकर अपने सप्लीमेंट्री जो आपके इंस्टीट्यूट से आया है, CA इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री या CMA इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री में चेक कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। जो पहले बिल्डअप एरिया बनाया गया था, जितनी स्क्वायर फीट में आपको मकान बनना चाहिए था, अप्रूवल आपको जब तक लेना है, कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट करना है, उसके ईयर्स में और एरिया के प्रतिशत में चेंज है, वो आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेना। 80 LA में क्या चेंज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर सुनिए, हर कोई सुनेगा। 80 LA में क्या इंपॉर्टेंट है, 80 LA ये क्या होता था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर कोई यूनिट सेटअप डालता है, अगर कोई यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अपना सेटअप डालता है, IFSC में कोई अपना सेटअप डालता है, या कोई बैंक अपना यूनिट डालता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के नाम से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो ऐसे यूनिट को जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, उस यूनिट को 10 वर्ष तक का डिडक्शन था, 10 इयर्स का डिडक्शन था, 5 इयर्स 100% और 5 ईयर अगला 5 ईयर 50%, सॉरी हाँ, तो 5 ईयर 100% और अगला 5 साल 50%, ये छूट दी गई थी। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने अब नए अमेंडमेंट के मुताबिक 10 साल तक 100% की छूट दे दी। 5 इयर्स 100, 5 इयर्स 50, अब 10 साल तक 100% की छूट दे दी, और खास बात ये रखा कि अब ये 10 साल आप 15 साल के ब्लॉक में कोई चुन सकते हो। ब्लॉक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे फाइनल के स्टूडेंट, जब आप 80IA देखते हो या 80IAB देखते हो सेज के लिए, तो वहां पर आप ब्लॉक का मतलब समझते हो। 15 ईयर के ब्लॉक में कोई भी 10 साल आप चुन लो, 100% का डिडक्शन 10 साल के लिए हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो अमेंडमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये अमेंडमेंट सिर्फ उनके लिए है जो यूनिट्स IFSC के हैं। मतलब क्या हुआ सर,
मतलब ये हुआ कि आप ऐसा समझो कि 80 LA, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 80 LA में दो SSE बटे हुए थे। एक था शेड्यूल्ड बैंक, अगर ये ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मतलब कि विदेशी फॉरेन करेंसी डील करने वाले ब्रांच IFSC में खोलता है, तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब हुआ जो ब्रांच फॉरेन करेंसी में डील करता है। अगर कोई शेड्यूल बैंक अपना कोई ब्रांच IFSC में खोलता है जो फॉरेन करेंसी में डील करता है, एक तो इस शेड्यूल बैंक को डिडक्शन मिलता था उस ब्रांच के प्रॉफिट का, और दूसरा जो यूनिट है IFSC वाला, उसको भी, जो यूनिट वहां लोकेटेड है उसको भी डिडक्शन मिलता था। पहले कितना मिलता था? पहले वो इतना मिलता था, मतलब कि पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, एंड देयर इज नो ब्लॉक कंसेप्ट, देयर इज नो ब्लॉक कंसेप्ट। अमेंडमेंट ये आया है कि ये जो यूनिट्स हैं इनके लिए अब ये अमेंडमेंट है, यूनिट के लिए अब 80 LA में 100% 10 साल तक की छूट मिल गई, और 15 साल के किसी भी शुरुआती ब्लॉक, 15 साल के पूरे 15 साल में से कोई भी 10 लगातार कॉन्जिक्यूटिव वो चुन सकता है ईयर जिसमें 100% प्रॉफिट का रिडक्शन मिलेगा। लेकिन शेड्यूल बैंक के लिए आज भी देयर इज नो ब्लॉक, एंड 100% फॉर 5 years एंड 50% फॉर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 5 years। ठीक है ना? ये है आपका अमेंडमेंट 80 LA के संबंध में। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास हमने यहीं तक रिकॉर्ड करनी थी। ये आपको समझ आया होगा। आप इसे कम से कम, चूंकि अमेंडमेंट है बेटा तो एक बार में नहीं होना चाहिए, कम से कम 2-3 बार इसे ज़रूर रिवाइज करो, 2-3 बार ज़रूर इसे सुनो, सुन के भी बहुत कुछ याद रह जाता है। इसके बाद वाले रिकॉर्डिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इसके बाद वाले रिकॉर्डिंग में कम से कम 5-6 क्लास, 7 क्लास में ख़त्म कर देंगे। NR टैक्सेशन जो फाइनल लेवल के लिए आएगा, इंटरमीडिएट का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद कंपनीज असेसमेंट फाइनल के लिए आएगा, इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है। तो मतलब सर हम इंटरमीडिएट वाले अगला वाला नहीं देखें क्या? नहीं, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो देखो एक साथ ही दोनों कराने हैं। इसके बाद मैंने रखा है, ये फाइनल का हो गया, ये फाइनल का है, फाइनल का ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये सब फाइनल का है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और इसके बाद मजबूरी ये है कि इंटरमीडिएट के लिए भी मुझे कराना पड़ेगा ये भी फाइनल का रहेगा। लगता है अगला सिर्फ फाइनल के लिए बनेगा, नहीं, इंटरमीडिएट के लिए ये एक ITR में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चेंज है वो कराएंगे। इंटरमीडिएट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये ITR वाला चेंज कराएंगे और TDS वाला चेंज कराएंगे। TDS के चेंज के लिए बच्चे बहुत बेताब हैं। तो नेक्स्ट क्लास मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट के लिए हम कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का कोई कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ फाइनल का बचेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंटरमीडिएट फाइनल दोनों के लिए कराएंगे, बट इंटरमीडिएट के लिए नेक्स्ट क्लास कंप्लीट माना जाएगा अमेंडमेंट। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।